गरीब माँ की दो गवार दो मॉडल बेटियों की ईद। आजमगढ़ नामक एक गांव में शाजिया नाम की एक गरीब माँ रहती थी, जिसकी चार बेटियां नूर, फातिमा, लीजा, शहनाज थी। चारों की उम्र 17 से 22 साल के बीच थी। रमजान का पाक महीना चल रहा था। ऐसे ही बड़ी बेटी नूर, फातिमा अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ने के बाद कहती हैं, अम्मी जान, रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। कुछ ही दिनों में हम ईद मनाएंगे। हाँ अम्मी जान, इस बार तो मैं ईदी के लिए बहुत बेताब हूँ। अम्मी, मुझे तो ईदी में एक दुपट्टा चाहिए हिजाब के लिए। मेरी बच्ची, तुम दोनों को भी रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी चारों बेटियों को अच्छे से ईदी दूँ। चारों के लिए कढ़ाई का दुपट्टा लाऊंगी। लेकिन वह दोनों कहाँ हैं, लीजा और शहनाज? रहने दीजिए अम्मी जान, वो दोनों यहाँ नहीं है। पास ही में कोई शूटिंग हो रही है तो देखने गई है। उन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि वह नमाज पढ़ लें। या अल्लाह, मेरी उन दोनों बेटियों को बुद्धि और बरकत दे। पता नहीं क्या दिमाग में फैशन का कीड़ा उपज गया है। कल ही मुझसे छोटे कपड़े और मॉडलिंग की बात कर रही थी और आज फिर से शूटिंग पर चली गई। गरीबी नहीं जा रही और उन्हें अमीरी के ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी, वो छोटी है, अगर हम दोनों उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। खैर, रोजा है तो अच्छी बातें करते हैं। अम्मी जाना, परेशान मत होइए। हाँ बेटा, चलो मैं काम पर जाती हूँ। मजदूरी का समय हो रहा है, तुम दोनों घर पर ख्याल रखना। अम्मी, आप कब तक ऐसे हाल में काम करती रहेंगी? अब हम कर लेते हैं ना काम, आप घर पर रह जाइए। नहीं बेटा, मैं काम कर लेती हूँ। वैसे भी इफ्तारी का इंतजाम करना बाकी है तुम चारों के लिए। ऐसा कहकर शाजिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाती है और मेहनत से लकड़ी काट कर लकड़ी वाले को बेचती है। साहब देखिए, मैं अच्छे पेड़ की लकड़ी छांट कर काट लाई हूँ, आपको पसंद आएगी। इससे तो बहुत अच्छा फर्नीचर बनेगा। ठीक है, लकड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें और लकड़ियाँ लानी होगी। मैं तुम्हें उसका 500 रुपए दूंगा। जी जी साहब, मैं रोज लकड़ी लेकर आऊंगी। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारे पैसे। उन पैसों को लेकर शाजिया इफ्तारी का सामान खरीद लेती है। इसके बाद शाम को वो कुछ लकड़ियां काट कर घर पहुंचती है। वहीं दोनों मॉडल बेटियां लीजा और शहनाज आ जाती हैं, जिन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर शाजिया कहती है, या अल्लाह, ये तुम दोनों ने क्या हिमाकत कर रखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे भला ऐसे कपड़े पहनकर क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? और रमजान के इतने पाक महीने में ऐसे कौन करता है? बल्कि तुम्हें सूट सलवार और हिजाब में रहना चाहिए। ओह प्लीज अम्मी जान, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। सूट सलवार हिजाब, अरे और भी मुस्लिम लड़कियां हैं जो इतना फैशनेबल रहती हैं। और आपको पता है, अभी हम जिस शूटिंग से आ रहे हैं ना, वहाँ पर जोया नाम की एक लड़की थी, क्या गाउन पहना था उसने। अम्मी, कमाल की एक्ट्रेस है वो, हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। लीजा, शहनाज, ये क्या हिमाकत है अम्मी से इस तरह बात करने की? वो तुम्हें समझा रही हैं। तुम्हें ये तो पता है कि रमजान खत्म होने वाले हैं, तो कुछ दिन अच्छे से रोजा कर लो, दुआ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। फैशन तो रमजान के बाद भी हो सकता है। बस बहुत हो गया बाजी, अब मत बोलो। हम तो अपने मन की करेंगे। आसपास की लड़कियां इतनी फैशनेबल रहती हैं, मॉडर्न बनकर। और वैसे भी जो हमने पढ़ाई की है ना, उसको आपकी तरह बर्बाद नहीं करेंगे सलवार सूट पहनकर घर में रहकर। अम्मी, हमें तो इस ईद पर महंगे महंगे कपड़े चाहिए, तो कम से कम हमें 3-4 हजार रुपए दे देना। या अल्लाह, इतनी गरीबी में जहाँ तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पका रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, वहाँ तुम्हें इतने महंगे कपड़े चाहिए? अरे कम से कम अपनी दोनों बड़ी बहन का तो सोचो। कभी कुछ नहीं मांगती और तुम्हारी फरमाइश है कि बंद ही नहीं होती। अम्मी जान, बस आज के लिए इतना खलिश बहुत है। अब कुछ खाने को भी दे दीजिए। आपने रोजा रखा है, लेकिन हमने तो नहीं रखा ना। पर हमें फिर भी भूख लग रही है, सुबह से शूटिंग में थे। शहनाज, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम शूटिंग करके आई हो। शहनाज, सुधर जाओ। ये याद रखना, अल्लाह के पाक रमजान में अल्लाह सिर्फ उसी की सुनता है जो अपने माता पिता की कद्र करता है। बस बंद करो तुम सब आपस में लड़ना। चलो, इफ्तारी का समय हो गया है। और हाँ, तुम दोनों को भी दुआ पढ़नी है। शाजिया की बात सुनकर उसकी चारों बेटियां दुआ पढ़ती हैं, फिर एक साथ रोजा तोड़ इफ्तारी करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, जहां उसकी मॉडल 2 बेटियां शहनाज और लीजा पास के क्लब में जाकर डांस करती हैं।
शराब का सेवन करती हैं। ये कोई यहाँ नच नचे, कोई वहाँ नच नचे, औआ औआ तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार, औआ औआ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। अच्छा है हमने रोजे नहीं रखे, वरना इतना मजा कैसे कर पाते। ये पार्टी क्लब डांस शूटिंग खाना, वही तो बहन। As I told you, you will enjoy it. इस तरह मॉडल बहनें न घर का कोई काम करती हैं, न अल्लाह की इबादत करती हैं, उल्टा अपनी बहन और अम्मी से बहस भी करती थीं। वहीं शाजिया की दोनों बड़ी बेटियां बहुत संस्कारी थीं, जो नियम से दिन की 5 नमाज पढ़ती थीं और दुआ पढ़ती थीं। वहीं शाजिया रोज लकड़ी काट कर दूर तक उठाकर ले जाती है, जहां से उसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं, और वो अपनी बेटियों के साथ शाम को रोजा खोलती है। तो नूर कहती है, अम्मी जान मैं देख रही हूँ आप रोज लेट आती हैं, ऐसी क्या बात है? अपनी प्यारी बिटियाओं के लिए रमजान में नए कपड़े भी तो चाहिए ना, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, हमें कोई कपड़े नहीं चाहिए, आप इतनी मेहनत मत करिए कि रोजे में कमजोर पड़ जाएं। फातिमा, जिसके साथ अल्लाह होता है वो कमजोर भला कैसे पड़ सकता है? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेहनत मजदूरी करके चंद पैसों से तो अपनी 4 बेटियों के लिए नया कपड़ा खरीद कर वो लाती है और मशीन पर अपनी बूढ़ी आंखों से सूट बनाकर 4 दिन में तैयार करती है और कहती है, या अल्लाह, आखिर मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाकर उनके लिए ईद पर पहनने के लिए कपड़े तैयार कर ही लिए। ये मेरी बेटियों को बहुत पसंद आएगा। नूर, फातिमा देखो। अरे माँ, हमने आपसे मना किया था, फिर भी आप हमारे लिए कपड़ा ले आए, और इसे आपने इस कदर सिला है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब अम्मी कल हम ये ईद पर पहनेंगे। हाँ बेटा। और शहनाज, लीजा, तुम दोनों कितना मेकअप करती रहोगी, और घर में तो ऐसे कपड़े मत पहना करो। ये देखो मैंने तुम्हारे कल के लिए क्या बनाया है। अपनी माँ की बात सुनकर जैसे ही दोनों अपने उन सूट को देखती हैं तो फेंक कर कहती हैं, OMG, छी, क्या है अम्मी जान, कल के दिन ये गवार चीजें पहनना है क्या? अरे आपकी वो दोनों बेटियां गवार हैं, लेकिन हम दोनों मॉडल हैं। हमने कहा था ना आपसे, हमें 3-4 हजार रुपए दे दीजिए, हम कपड़े ले आएंगे, लेकिन आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है। बस लीजा, शहनाज, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हें अम्मी का प्यार नजर नहीं आता इसमें? कितनी मेहनत से वो हमारे लिए ये कपड़ा लेकर आई हैं, इसके लिए उन्होंने इतने जतन किए, इतनी मेहनत की, और तुमने यूं ही फेंक दिया। तुमने अम्मी जान के साथ ये करके अच्छा नहीं किया। बाजी, आपको जो समझना समझिए, कल हम खुद अपने कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन खुशनुमा तरीके से माँ बेटियां नमाज पढ़ती हैं, तस्वीर करती हैं, मीठी सेवैयां बनाकर रखती हैं। अम्मी जान, ईद मुबारक आपको, अल्लाह आपको बरकत दे, आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। तुम दोनों को भी अल्लाह बख्शे, और मेरी उन दोनों बेटी के भी अकल आ जाए। इस तरह वो अपने पड़ोसियों को भी ईद मुबारक करती हैं। रात को चांद का दीदार करती हैं कि उसकी दोनों मॉडल बेटियां रोते हुए आती हैं। उनकी हालत कुछ दुर्लभ होती है और अपनी माँ की गले लगकर कहती हैं, अम्मी जान, हमें मुआफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। आपकी बात ना मानने का नतीजा और सजा मिल चुकी है। ये तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? तुम्हारे कपड़े। अम्मी जान, काश हमने आपके दिए हुए कपड़े पहने होते तो हमारे साथ ये बदसलूकी ना होती। हम घर वापस लौट ही रहे थे कि मस्जिद के आगे कुछ छोरे लड़कों ने हमारा रास्ता रोका और हमें छेड़ा। देखा, अगर तुम अम्मी जान की बात मानती तो ऐसा नहीं होता। बाजी, हमने आपकी बात भी नहीं मानी, उल्टा बहस की, हमें माफ कर दीजिए। आओ कपड़े बदल लो, जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ ये हिमाकत की है उन्हें तो अल्लाह सजा दे ही देगा। इस तरह दोनों मॉडल लड़कियों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी माँ के दिए हुए सूट पहनकर उनके साथ अच्छे से चांद का दीदार कर खुशी खुशी ईद मनाती हैं। वर्षा सोफे पर बैठकर मजे से नारियल पानी पी रही थी। वहीं नैना जमीन पर पोंछा लगा रही थी। तभी पेट में खिंचाव होने के कारण नैना सोफे पर बैठ जाती है। इस पर वर्षा घिन्न भरी नजरों से नैना को घूरती हुई बोली, अरे ओ काली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आकर बैठने की? चल उठ इस सोफे से। मैं नहीं चाहती कि तेरे कालेपन की परछाई मेरी प्रेगनेंसी पर पड़े। जेठानी जी, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, फिर आप मेरे साथ इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हैं? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अकड़ तो माँ जी छुड़ाएंगी। माँ जी,
माँ जी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, ऐसे हालात में चिल्लाना सही नहीं, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। वर्षा बड़ी चालाकी से अपनी सास से एक की चार लगाती है और शीला गरीब गर्भवती बहू के बाल खींचकर कहती है, क्यों री काली करमजली, तुझे कहा है ना वर्षा बहू के आगे पीछे मत घुमा कर, तुझे समझ नहीं आता? तू पोछा लगाना छोड़कर सोफे पर बैठी कैसे? माँ जी मेरे पेट में दर्द उठा, जब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं सोफे पर बैठ गई। बंद कर ये बहाने, चल अब जल्दी से काम पर लग जा। और वर्षा बहू तू कमरे में चल, मैंने फल काट दिया है, वो खा ले। शीला वर्षा को लेकर कमरे में चली जाती है। शीला अपनी काली गोरी बहुओं में शुरू से फर्क करती ही आ रही थी। उसकी शुरुआत तब हुई जब अनिकेत नैना से शादी करके घर आया। माँ, ये नैना है मेरी पत्नी और आपकी बहू। इसका मेरे सिवा कोई नहीं माँ, इसलिए मैंने इसे शादी कर ली। नैना दिल की बहुत अच्छी है माँ, आप मुझसे और नैना से नाराज तो नहीं? अरे मेरे लाल तू खुश है, मुझे और क्या चाहिए। आ जा नैना बहू। नैना को अपनाना शीला का अनिकेत के आगे रचा एक ढोंग था। असल में नैना का काला रंग देखकर सास का खून खौल उठा था। अनिकेत नैना को लेकर कमरे में चला गया और शीला की बड़ी बहू वर्षा ने कहा, माँ जी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इस काली देवरानी को घर में घुसने भी क्यों दिया? बड़ी बहू ये मेरी दूर की सोच है, 2 दिन बाद अनिकेत शहर चला जाएगा, फिर मैं इस जली उपली पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि ये भाग जाएगी। नैना के 2 दिन तो अच्छे बीते, मगर अनिकेत के जाने के बाद बेचारी बहू पर हर एक दिन भारी पड़ने लगा। कीर्ति और शीला उसे हर दिन सताती। अनिकेत बीच बीच में घर आया करता, मगर नैना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अनिकेत और उसकी सास के बीच फूट पड़े, इसलिए वो चुप रही। समय ढलता गया और काली गोरी बहुएं गर्भवती हो गई। इस पर सास नैना को नजरअंदाज करते हुए मुट्ठी भर लाल मिर्च से गोरी बहू की नजर उतारती है। हे भगवान, बस मेरी चांद सी बहू और उसके होने वाले बच्चे को हर बुरी बला से बचाना। क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रही हो। अरे आनंद बेटा, बात ही ऐसी है, वर्षा बहू के पैर भारी हो गए। मेरा तो मन करता है मैं नाचूं गाऊं, दुनिया को सर पर उठाऊं। अरे भाग्यवान, नैना बहू भी तो गर्भवती है, उसकी नजर नहीं उतारेगी। ससुर के इस कही पर सास गुस्से से पिनकते हुए बोली, अरे इस नजर बट्टू की भी क्या नजर उतारो, इस काली कलूटन को किसकी नजर लगने लगी? वर्षा बहू अब तुझे एक एक कदम फूक फूक कर रखने होंगे, चल मैं तेरे पैरों में तेल लगा देती हूँ। गर्भवती होने के बाद वर्षा का हर दिन मजे से कट रहा था। वो बस सारा दिन आराम फरमाती। वहीं एक काले रंग के कारण गर्भावस्था में भी नैना सूरज उगने से पहले उठती और सारा दिन नौकरों की तरह नाचती। सूर्यकांत को ये सब मन ही मन खलता था। उसने कई बार शीला को समझाने की कोशिश की, मगर शीला ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन शाम को शीला बाजार से बहुत सारे फल और काजू बादाम लेकर घर लौटी। नैना, अरे ओ नैना। आई माँ जी। क्यों री मरजानी, पैरों में क्या मेहंदी लगा रखी है? इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है? वो माँ जी की आशा ने कहा था कि गर्भवती औरतों को धीरे चलना चाहिए। अरे बंद कर अपनी बड़बड़, हरे संतरे छिलकर इसका जूस बनाकर बड़ी बहू के कमरे में ला। माँ जी 2 संतरे और दे दीजिए ना, मैं अपने लिए भी जूस बना लेती हूँ, वो मुझे खाना फीका लग रहा है। नैना के इस कहे पर शीला ने बड़ी सख्ती से उसे फटकारते हुए कहा, तुझे खाना फीका लग रहा है या तीखा? मैंने उसका ठेका नहीं लिया। अगर तू सुंदर होती तो मैं तेरे भी नाज उठाती, मगर तू तो ठहरी काली। फिर तेरे बच्चे पर खर्च करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी तेरी तरह पक्का रंग लेकर ही पैदा होने वाला है। अपनी सास के फर्क को जानकर नैना अपने पेट को सहलाते हुए फूट फूट कर रोती रही। मेरे बच्चे, तू अपनी माँ को माफ कर देना, मेरे काले रंग की सजा तुझे भी भुगतनी पड़ रही है। नैना जूस लेकर अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहाँ उसके आगे काजू बादाम की बर्फी रखी थी। उसे देख नैना के मन में भी लालच उठा, जिसे देखकर वर्षा नैना को चिढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ मेरी काली देवरानी, बर्फी चाहिए? अरे रे 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 रे, मगर अफसोस ये बर्फी तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे ओ कल्लो, यूं घूर घूर कर मेरी बहू के खाने पीने में नजर क्यों गड़ा रही है? चल भाग यहाँ से। ऐसे ही समय ढलता जाता है। एक एक महीने करके गुजरते दिनों के साथ काली गोरी दोनों बहुएं गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम रखती हैं। तभी कीर्ति नैना को परेशान करने की साजिश बुनती है। 2 दिनों से मैंने अपनी काली देवरानी को परेशान नहीं किया, आज तो इसे जमकर काम कराऊंगी। माँ जी मुझे ना खट्टी कढ़ी और चावल खाने का बड़ा मन है।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, तू ठहर, मैं जाकर उस काली कमली से कड़ी बनाने के लिए बोल देती हूँ। सास सोफे से उठकर रसोई में आती है, जहाँ नैना बर्तन मांज रही होती है। क्यों रे कामचोर, तू अभी तक बर्तन घिस रही है? ये बर्तन छोड़ और झटपट से कड़ी चावल बना दे। ठीक है माँ जी। नैना कड़ी चावल बनाकर वर्षा को परोस देती है। वर्षा बहू, गर्मा गर्म कढ़ी चावल खा ले। माँ जी, थोड़ी सी कड़ी चावल मैं भी खा लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तू ये ताजा खाना खा लेगी तो रात का बचा हुआ बासी खाना क्या तेरा बाप खाएगा? ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जहाँ शीला अपनी गर्भवती गोरी बहू को फल, काजू, बादाम और घी में चुपड़ा खाना खिलाती, वहीं नैना को रूखी सूखी रोटी खाकर ही रहना पड़ता है। इसी फर्क के साथ वर्षा और नैना 9वें महीने में आ गई। देखना ये था कि क्या ये फर्क आगे भी चलेगा या सास को गलती का एहसास होगा। एक शाम सूर्यकांत और आनंद वर्षा के होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर घर आते हैं। सूर्यकांत कुछ खिलौने लेकर नैना के पास जाने लगा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? नैना बहू भी तो गर्भवती है, कुछ खिलौने उसके कमरे में भी तो होने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उस नजर बट्टू निखट्टू को खिलौनों की, लाओ ये सब। ऐसा कहकर शीला ने सारे खिलौने सूर्यकांत के हाथों से छीन लिए। सूर्यकांत का मन शीला के फर्क में सारी रात खुलता रहा, जिसका कभी सवेरा नहीं हुआ। सब कुछ भूलकर शीला ने गोद भराई की रस्म रखी। वर्षा बहू, आज शाम को तू गोद भराई में ये साड़ी पहनना। सॉरी माँ जी, मगर ये साड़ी नहीं पहन सकती मैं, और आप मुझसे दूर रहिए क्योंकि माँ ने कहा था कि प्रेग्नेंट लेडी पर विधवा का परछावा पड़ना अच्छा नहीं। और रही बात गोद भराई की, तो आप अपने कमरे में ही रहना। वर्षा की इस बात से सास को बड़ा धक्का लगा और वो फूट फूट कर रोई। तभी नैना गोद भराई की बीच से उठकर सास के पास आई। चलिए माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई सबसे पहले आप करें। मगर मैं तो विधवा हूँ। माँ जी, सबसे पहले आप माँ हैं और एक माँ का साया पड़ना गर्भवती औरत के लिए सबसे शुभ शगुन है। शीला ने नैना की गोद भराई की और फूट फूट कर रोते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे रंग के कारण न तुझे बल्कि तेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी ठुकरा दिया। और जिस बहू पर जान छिड़कती रही उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। माँ जी, बीती बातें भूल जाइए और मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। उस पल वर्षा का सर शर्म से गड़ा हुआ था। अब शीला का ध्यान अपनी एक बहू पर नहीं बटा रहता, बल्कि अब उसके लिए दोनों बहुएं बराबर थीं।